पंडित जी का 21,000, टेंट वाले को 50,000, बैंड वाले को अलग, और अभी तो ज्वेलरी है वो भी अलग। गहने, बरी, पंडाल, हलवाई, इन सब में ही न जाने कितना खर्चा हो जाता है। आजकल बच्चों की शादी करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। अरे इतना भी खर्चा थोड़ा ही ना होगा नीलम। हमारे जमाने में भी तो शादियां होती थी, तब भी तो गहने बनते थे। हाँ हाँ होती थी भैया, लेकिन बाकी सब तो ठीक है। पर आप एक बार सोने का भाव बाजार में पता कर लो। मैंने सुना है सोना काफी महंगा हो गया है। हाँ तो कितना ही महंगा होगा। याद है हमारी शादी में तो 1,500 रुपए तोला था, अब ज्यादा से ज्यादा 5,000 हो गया होगा। 5,000 वो जमाने गए भैया। अभी मैं कुछ दिन पहले बहू को गिफ्ट में देने के लिए झुमका पता करने गई थी, लेकिन मैं तो सोने का भाव सुनकर ही उल्टे पांव लौट आई। उस सुनार ने बताया कि 1 तोला सोने की कीमत 1,40,000 है। क्या 1 लाख से ऊपर? हे राम, इतना महंगा हो गया है सोना। तब तो सारे पैसे सोना खरीदने में ही चले जाएंगे, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। वही तो भैया, लेकिन अगर बहू को सोने के गहने नहीं दिए तो लोग बातें भी बनाएंगे। अरे सबको पता है आजकल सोना कितना महंगा, और अब इतनी महंगी चीज कौन ही देगा। ये सब तो बाद की बातें हैं जी। पहले जो 2 दिन बाद रोके की सगाई की रस्म है, उसमें बहू को क्या देंगे? क्या देंगे मतलब? बहू के लिए कपड़े और श्रृंगार का सामान तो जा रहा है, बहुत है। रमोला ठीक ही कह रही है, वो काफी है। नीलम चुप हो जाती है। 2 दिन बाद ही वो सभी रोके की रस्म के लिए महक के घर जाते हैं, जहाँ उन्होंने उनकी खातिरदारी के इंतजाम बड़े ही अच्छे ढंग से किए हुए थे। फिर शर्मा परिवार अपनी होने वाली बहू को चुनरी चढ़ाते, साथ ही बड़ी के 7 जोड़े भी देते हैं, जबकि लड़की वाले लड़के को बदले में सोने की अंगूठी देते हैं। शर्मा परिवार बहू को सोने का कोई गहना नहीं देता, जिसके बाद उसके रिश्तेदार बातें बनाने लगते हैं। हाय रे, देखना इनसे लड़की को एक अंगूठी या चेन भी नहीं दी गई रोके पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जीजी, सच कहूँ तो मुझे लड़के वाले कंजूस लगते हैं। लड़की वालों की बातें सुनकर सास चुप रह जाती है और फिर बहाना बनाते हुए कहती है, ओहो, हमने बहू के लिए जो सोने का किटी सेट खरीदा था वो लाना तो हम भूल ही गए लगता है। ओहो, लगता है वो हम घर पर ही रह गया। खैर कोई बात नहीं, हम अभी जाकर ले आते हैं, है ना जी? चलिए जरा जी चलिए। अब नीलम अपनी ननद के साथ वापस घर की ओर जाती है। अरे लेकिन घर में कौन सा किटी सेट रखा हुआ है नहीं, लेकिन जो मेरे पास सोने की चेन रखी है उसके बदले में सोने का किटी सेट ले आते हैं सुनार से कम सबके सामने नाक तो नहीं कटेगी। दोनों ननद भाभी जाकर उस चेन के बदले एक हल्का सा सोने का किटी सेट खरीद लाती है। ये ले बहू, हम जल्दी में ये तो घर पर ही भूल गए थे। उस वक्त तो जैसे तैसे उन्होंने बात को संभाल लिया। फिर 2 दिन बाद, सुनिए जी, उन्होंने हमारी महक को रोका की रस्म में इतना हल्का सोने का गिफ्ट दिया है ना जाने शादी में क्या ही गहने चढ़ाएंगे हमारी बेटी को। मैं तो कहती हूँ पता नहीं चढ़ाएंगे भी या नहीं। तुम्हें पता है सोना कितना महंगा हो रखा है। सही कह रही हैं आप। महक बेटी तू एक काम करना, जमाई राजा से बातों में पता तो कर सोने में क्या जेवर बन रहे हैं तेरे लिए। मम्मी कैसी बातें करते हो आप? अब किसी से ऐसे पूछना ठीक बात थोड़ी ना है। तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं बिटिया। अरे औरत का स्त्री धन तो यही होता है जो उसे शादी में मिलता है। अब घर वालों के बार बार कहने पर महक सोच में पड़ जाती है, और उधर आरव के घर पर भी गहनों को लेकर ही बात चल रही थी। सही कह रहे हो जी आप, अगर हम महक बेटी को गहने नहीं देंगे तो लोग 10 बातें बनाएंगे। हमारी कितनी बदनामी होगी रिश्तेदारी में। और सोना इतना महंगा है कि मुझे तो सोच कर ही घबराहट हो रही है। कितना महंगा सोना हम खरीदेंगे कैसे? बस वही तो डर है नीलम। आरव की शादी है और इस बार तो पूरा समाज देखने आएगा, पर सोने का भाव देखो, आसमान छू गया। नहीं दिया तो कितनी बदनामी होगी सबके सामने। अपने भाई भाभी के चेहरे पर परेशानी देख रमोला भी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो एक तरकीब निकालती है। अगर हम सोना नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, चांदी के गहने तो खरीद सकते हैं। ये कैसी बात कर रही हो रमोला? चांदी के गहने कौन चढ़ाता है बहू को? भैया पूरी बात तो सुनो। चांदी के गहने पर सोने का पानी तो चढ़ा ही सकते हैं ना, इससे हमारी समाज के सामने इज्जत भी बनी रहेगी। मुझे दीदी का विचार एकदम ठीक लग रहा है जी। और अपनी महक बहू तो है भी समझदार। शादी के बाद उसे सब बता देंगे, और जब हाथ ठीक रहा तो उसके लिए धीरे धीरे करके सोने के असली गहने भी बना देंगे। अब उन दोनों की बात मनोहर और आरव को भी ठीक लगती है, और सभी इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। और अगले ही दिन वो सभी सुनार की दुकान पर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन आरव घर पर ही रहता है। तभी आरव के पास महक का फोन आता है। हेलो आरव जी, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ महक, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताइए, शादी की सब तैयारी हो गई क्या? बस चल ही रही है। तुम तो जानती हो शादी वाले घर में आखिरी समय पर कुछ न कुछ तैयारियां चलती रहती हैं। जी ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। ओफो, अब कैसे पूछूं इनसे गहनों के बारे में, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। हेलो मैं कहाँ खो गई? अब कुछ नहीं जी। अच्छा ये बताइए, वो बाकी सब लोग कहाँ हैं? मतलब मम्मी जी, पापा जी? वो सब सुनार के पास गए हैं। इसका मतलब मेरे लिए गहने बनवाने गए शायद।
महक बेटा, तेरा लहंगा बनकर आ गया, आकर देख ले। अच्छा ठीक है, मैं अब फोन रखती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। अब महक फोन रख देती है। उधर नीलम, रमोला और मनोहर सुनार की दुकान में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो चांदी के गहने देखते। ये वाला डिजाइन ठीक है। वो अब गहने पसंद कर लेते हैं और उन पर सोने का पानी चढ़वा देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम असली सोने की तरह। हाँ, अब किसी को शक भी नहीं होगा। अब वो खुशी खुशी घर लौट आते हैं और अब शादी की तैयारियां दोनों घरों में जोरों शोरों से चलने लगती हैं। ऐसे ही शादी का दिन भी आ जाता है। आरव शेरवानी पहनकर दूल्हे की ड्रेस में तैयार हो जाता है। हाय भाई, आज तक कितने जच रहे हो। चल चल, मेरे बेटे को नजर न लगा। बारात सज धज कर बैंकेट हॉल पहुंच जाती है। कुछ देर बाद दुल्हन भी आ जाती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन नीलम के मन में अभी भी गहनों को लेकर थोड़ी घबराहट थी। दीदी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं किसी को गहनों के बारे में शक हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तू घबरा मत। स्टेज पर जयमाल होने के बाद दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ जाते हैं, जहां पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। फिर दुल्हन को सोने के गहने देने की बारी आती है। नीलम के हाथ गहने देते वक्त कांप रहे होते हैं। लाओ भाभी, मैं ये सेट खोलती हूँ। रमोला जैसे ही दुल्हन को वो गहने पहनाती है, तभी दुल्हन के जीजा कहते हैं, एक मिनट, ये गहने तो नकली हैं, मतलब चांदी के गहनों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है इनमें तो। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और आप तो जानते ही हैं मैं एक सुनार हूँ और अच्छी तरह से परख होती है मैं तो। क्यों जी, आप ही बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? उसकी बातें सुनकर नीलम और मनोहर का सिर झुक जाता है, लेकिन महक एक बड़ी ही समझदार लड़की थी। वो सब समझ जाती है और फिर कहती है, हाँ ये बात मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने माँ जी को ऐसा करने के लिए कहा था। अब आप सब तो जानते हैं कि सोने का रेट कितना बढ़ गया है, और फिर गहने बार बार पहने भी कहाँ जाते हैं। एक तो इतने महंगे गहने बनवाओ और फिर कहीं से वो चोरी हो गए तो सब गया। इसीलिए मैंने इनसे कहा था कि मेरे नाम की एफडी करवा दे। इन्होंने अब मेरे नाम की एफडी करवा दी है उन पैसों की। और गहने तो बस एक दिखावा है, अगर ना दिए जाए तो रिश्तेदार 100 बातें बनाते हैं। बस इसीलिए मैंने ही इनसे कहा था कि आप चांदी के गहनों पर सोने का पानी चढ़ा दे। अपनी बहू की ये बातें सुनकर नीलम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, सोना तो बड़ा महंगा है, लेकिन मेरी बहू तो सोने से भी महंगी है। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ जो इतनी समझदार लड़की मेरे घर की बहू बनकर। बाबूजी, मैं रीना से शादी का वादा कर चुका हूँ। और तुम्हारे बाबूजी के वादे का क्या, जो उन्होंने अपनी जिगरी दोस्त से किया है। सिम्मी इकलौती बेटी है रामेश्वर भाई साहब की। सोचो जरा क्या क्या नहीं देंगे दहेज में। तो आप चाहती हैं कि मैं दहेज के लालच में उस लड़की से शादी कर लूं जिसे मैं प्यार ही नहीं करता? नहीं माँ, ऐसा तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम कहाँ कुछ कर पाओगे हमारे लिए, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी है। फिर उसके लिए चाहे तुम्हारे बाबूजी की नाक कटे या फिर तुम्हारी इकलौती बहन घर में कुंवारी बैठी रहे। ओफो माँ, अब इस सब में नंदिनी की बात कहाँ से आ गई? बात तो बनेगी ही ना। जब तुम अपने बाबूजी की मर्जी के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी करोगे तो हर जगह हमारी थू होगी। और फिर कौन शादी करेगा मेरी नंदिनी से, बताओ जरा। माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। रीना पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, और जहाँ तक रही बात नंदिनी की, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद उसके लिए लड़का ढूंढ कर लाऊंगा और ऐसी धूमधाम से उसकी शादी करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। बस करो रवि, तुम अगर अपने माँ बाप के फैसले का सम्मान नहीं रख सकते तो फिर क्या मतलब है इन सब बातों का है? लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो तुम, इस घर का मुखिया और मालिक अब भी मैं ही हूँ। तो जो मेरी मर्जी से नहीं चलेगा उसके लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। रवि के पिता कैलाश को लगा था कि उनकी इस धमकी से रवि अपना मन बदल देगा और उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रवि ने फौरन अपने पिता का घर छोड़ दिया और फिर कुछ दिनों के बाद ही उसने रीना से शादी कर ली। रीना बिन माँ बाप की लड़की थी। हालांकि वो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रवि को अपना परिवार छोड़ना पड़े, लेकिन हालात के सामने किसी के ना चले। और फिर कुछ सालों के बाद, माँ बाबूजी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, हमें भैया को बुला लेना चाहिए। नहीं, तेरे बाबूजी उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। क्या पता उसे देखकर इनकी तबीयत और बिगड़ गई तो वो और उसकी पत्नी हमारे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकते, ये बात साफ है। असल में सुधा रवि की सौतेली माँ थी और नंदिनी उसकी अपनी बेटी, और अकेला बेटा होने की वजह से रवि के पिता का सब कुछ उसका ना हो जाए, इस डर से सुधा ने कभी रवि को उसके परिवार में लौटने का मौका नहीं दिया। रवि को याद करते करते उसके पिता एक दिन चल बसे, लेकिन तब भी सुधा ने रवि को खबर नहीं की। और जब कुछ महीनों बाद रवि को इसका पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। क्या मैं इतना बुरा हूँ रीना कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करने तक का हक मुझसे छीन लिया गया? नहीं रवि, आप खुद को संभालिए। हमारी गलती बस इतनी सी है कि हमें अपने परिवार लौटने की कोशिश करनी चाहिए थी। माँ बाबूजी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। हो सकता है वो हमें अपना ही लेते। रवि, हमने तब जो नहीं किया मुझे लगता है अब जरूर करना चाहिए। बाबूजी के गुजरने के बाद माँ जी और नंदिनी अकेले पड़ गए होंगे, हमें जाकर उनका सहारा बनना चाहिए। रीना की बात को समझते हुए रवि ने अपनी माँ और बहन के पास जाने का फैसला किया।
लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो सुधा ने उसे वही खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। ये देखो, जब बाप अस्पताल के बेड पर पड़ा मर रहा था तब तो कोई झांकने भी नहीं आया, और तो और बाप की अर्थी को कंधा देने तक की फुर्सत इनके पास नहीं थी। और जब तब नहीं आए तो अब क्यों आए हो? साफ साफ एक बात सुन लो मेरे पति ने जिंदा रहते ही तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, तो अब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से। माँ जी, आप हमें गलत समझ रही हैं, हम तो यहाँ, बस कीजिए, आप दोनों अब क्यों आए यहाँ? हमें ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, बाबूजी के जाने के बाद हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, तो भगवान की खातिर हमारी परेशानी और मत बढ़ाइए, प्लीज चले जाइए यहाँ से। नंदिनी, रीना तुमसे बड़ी है, रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती है वो, तुम उससे इस तरह बात नहीं कर सकती। कोई रिश्ता नहीं है तुम दोनों का, ना हमसे और ना हमारे इस घर से, समझे तुम? अब इससे पहले कि मैं आसपास के लोगों को बुलाकर तुम दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकालूं, चले जाओ यहाँ से। रवि और रीना को एक बार फिर धुतकार दिया गया, जिससे दोनों को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने पलटकर सुधा और नंदिनी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ सुधा और नंदिनी इस बात को सोचकर राहत महसूस कर रहे थे कि अब उन्हें रवि को उनकी जायदाद से कुछ देना नहीं होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी ये सोच आगे चलकर उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये घर हमारे बाबूजी का है, आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते, और आप ये किस लोन की बात कर रहे हैं? बाबूजी ने तो हमें कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए, उन्होंने क्यों नहीं बताया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन करीब 1 साल पहले उन्होंने हमारे बैंक से एक बड़ा लोन ले लिया था अपने गिरते बिजनेस को संभालने के लिए, और उसकी सिक्योरिटी था उनका ये घर। पर हमें अफसोस है कि वो ना तो अपना बिजनेस बचा सके और ना ही ये घर। हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी मैं सोचूं कि पिछले 1 साल से तेरे बाबूजी की तबीयत क्यों बिगड़ती जा रही थी। मैंने कई बार पूछा उनसे, लेकिन मुझसे कभी नहीं कुछ कहा उन्होंने। लेकिन माँ, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब क्या भैया को फोन करना चाहिए? हरगिज नहीं, वो क्यों करेगा हमारी मदद? हमारी इस हालत पर वो और उसकी बीवी हंसेंगे बस। ना ना नहीं, उसे तो हमें हरगिज फोन नहीं करना है। सुधा और नंदिनी को मजबूर होकर अपना अच्छा खासा घर छोड़कर एक किराए के छोटे से कमरे में आकर रहना पड़ा। रातों रात दोनों अमीर से गरीब हो गए। नंदिनी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, तो उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर दी, और बस उसकी थोड़ी सी कमाई से ही अब सुधा और नंदिनी का गुजारा चल रहा था। और फिर एक दिन, जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ नंदिनी मैम, प्लीज सिट डाउन। जी थैंक यू सर। नंदिनी जी, मैं पिछले काफी समय से आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड यू आर ट्रेमेंडस। तो आई थिंक आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाने का वक्त अब आ गया है। जी सर, मैं कुछ समझी नहीं। हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, आज से आप हमारे स्कूल की न्यू प्रिंसिपल हैं, एंड ऑब्वियसली इस नई पोस्ट के हिसाब से आपकी न्यू सैलरी भी डिस्कस करनी होगी। गरीबी से जूझ रही नंदिनी के लिए ये बेहतरीन मौका था। सैलरी और पोस्ट बढ़ने के साथ ही नंदिनी और उस स्कूल के मालिक शिवम, जो कि एक बड़े बाप का इकलौता बेटा था, उसके बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी। और फिर एक दिन, आपने स्कूल तो बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप अच्छे से संभाल सकती हैं, इफ यू डोंट माइंड। जी बताइए सर। नंदिनी, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे बेहतर जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिल सकती। सो विल यू मैरी मी? इस एक ही पल में मानो नंदिनी के लिए सब कुछ बदल गया। शिवम को वो भी दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी, और जब सामने से शिवम ने उसे खुद ही प्रपोज कर दिया तो उसने भी फौरन हाँ कह दिया। सुधा ने भी सोचने में एक पल भी नहीं लगाया। और फिर, माँ, मैंने शिवम से बात कर ली है, शादी के बाद आप भी मेरे साथ मेरे ससुराल में चलकर रहोगी। मैं यहाँ आपको किराए के मकान में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जुग जुग जिए मेरी बच्ची, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हर बुरी नजर से बचाए। शिवम और नंदिनी की शादी की तारीख तय हो गई, जिसे लेकर सुधा और नंदिनी बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन फिर ठीक शादी वाले दिन फंक्शन के बीच सुधा ने रीना और रवि को शिवम से बात करते हुए देखा, और ये नजारा देखते ही सुधा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बच्ची की खुशियाँ तुम दोनों से देखी नहीं जा रही क्या? शिवम बेटा, इन लोगों की बातों में मत आना तुम, ये हमारे दुश्मन है। और ये कलमुही रीना, ये तो जब से आई है हमारी जिंदगी में तब से सब कुछ गलत ही हो रहा है हमारे साथ। और आज देखो, इसे अपनी गरीब ननद की शादी तुड़वाने चली आई। छी छी छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस कीजिए आप, यहाँ कौन कैसा है मैं अच्छे से जानता हूँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रीना मेरी चचेरी बहन है, और उसी ने मुझे नंदिनी को जानने और समझने की राय दी। आज अगर मेरी और नंदिनी की शादी होने जा रही है तो उसके पीछे रीना और रवि जीजा जी का ही हाथ है। और हाँ, एक बात और जान लीजिए, रवि जीजा जी इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और हमारे स्कूल जैसे कई जाने माने स्कूल्स के ट्रस्टी भी हैं, और वो हमेशा से आपको और नंदिनी को अपने साथ रखना चाहते थे। बुरे वक्त में आपका सहारा बनना चाहते थे, लेकिन आपने हमेशा इन दोनों को गलत ही समझा। लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ। आज इस शादी में ये मेरे मेहमान बनकर आए हैं, और इनके आशीर्वाद के बिना मेरी और नंदिनी की शादी कभी पूरी नहीं हो सकती। शिवम की बातें सुनकर सुधा से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तभी दुल्हन के जोड़े में पीछे खड़ी नंदिनी ने आगे बढ़कर रवि और रीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं शिवम जी, ये कोई मेहमान नहीं बल्कि मेरे भैया भाभी हैं,
और यहाँ मेरा कन्यादान करने आए। क्यों भैया, मैंने सही कहा ना? नंदिनी की बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। फिर धूमधाम से नंदिनी और शिवम की शादी हुई और फिर सुधा भी खुशी खुशी रवि और रीना के साथ उनके घर में रहने